क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट टाइम हम लोग कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे भाई। देखिए मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचकर क्रियाविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप भी दिखाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हाल ही में आपने किसी सेट में किया हुआ है। मुझे लगता है पिछले ही सेट में करा गया है ये 9 नंबर में। हाँ, पिछले सेट में हमने इसको, जो हमारा XU सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 पे इस क्वेश्चन का आंसर पूरा कंप्लीट किया गया है। उसमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख भी बनाया गया था, वर्किंग भी बताई गई थी आपको, और इनपुट और आउटपुट वोल्टताओं के वेव फॉर्म भी दिखाए गए थे। इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, ये आप अपने आप से कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सेट XU से आप हेल्प ले सकते हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अथवा के साथ एक क्वेश्चन लगा हुआ है, नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक तथा उसकी सत्यता सारणी बनाइए। परिपथ की सहायता से समझाइए कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है हमारे 2021 के लिए, तो इसको इसलिए छोड़ देते हैं, नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। 1 फैरेड विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है? यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें से सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा लिखा है किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले इसको करेंगे कि किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा। किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा। क्या आपको याद है कि किसी भी संधारित्र की विद्युत धारिता को कैसे परिभाषित किया जाता है? फॉर्मूला आपको याद होगा, C बराबर Q/V, ठीक है। तो किसी संधारित्र पर को दिया गया आवेश तथा उसकी दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को ही उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V होता है ना, बस ये डेफिनेशन बन जाएगी। तो लिख देते हैं इसको। किसी संधारित्र को दिए गए आवेश की मात्रा किसी संधारित्र को दिए गए आवेश की मात्रा तथा उसकी दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसकी दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। उस संधारित्र की धारिता कहा जाता है। एक बार फिर से देख लें। किसी संधारित्र को दिए गए आवेश की मात्रा तथा उसकी दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहा जाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। C का जो फॉर्मूला होगा दैट इज Q/V।
Q है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, और V है संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश। ये आपको याद रखना है। Q क्या है? संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश, और जो V है वो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक, ये धारिता के लिए परिभाषा हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला 1 फैरेड विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। तो अब हम 1 फैरेड विद्युत धारिता की परिभाषा लिखेंगे। एक फैरेड विद्युत धारिता, 1 फैरेड विद्युत धारिता। 1 फैरेड विद्युत धारिता किसको बोला जाएगा? आप यहीं से देख सकते हैं, C का फॉर्मूला हमको मिला Q/V। अब इस फॉर्मूले में यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम तथा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, Q 1 कूलॉम हो और V 1 वोल्ट हो, तब C की वैल्यू कितनी आएगी? 1/1 करेंगे, 1 और इसका यूनिट क्या होता है? फैरेड। ठीक, अब आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि यदि किसी संधारित्र को 1 कूलॉम आवेश देने से, यदि किसी संधारित्र को 1 कूलॉम आवेश देने से उसकी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर बन जाए, बढ़ जाए, तो उस संधारित्र की धारिता 1 फैरेड होती है। ठीक है, तो नोट कर देते हैं। यदि किसी संधारित्र को 1 कूलॉम आवेश देने से, यदि किसी संधारित्र को 1 कूलॉम आवेश देने से उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर यदि किसी संधारित्र को 1 कूलॉम आवेश देने से उसकी प्लेटों के बीच के विभवांतर 1 वोल्ट से बढ़ जाए, तो उस संधारित्र की धारिता 1 फैरेड होती है। उस संधारित्र की धारिता 1 फैरेड होती है। ये 1 फैरेड विद्युत धारिता की परिभाषा हो गई। इसके बाद आगे लिखा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अगला आर्टिकल हम जो हेडिंग डालेंगे वो होगा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से
परावैद्युत पदार्थ रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक, संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है। ये हमारी हेडिंग रहेगी। लेकिन आप इससे याद करें बेटा, अभी हाल ही में किसी सेट में हमने इसको कैलकुलेट किया है। कौन से सेट में कैलकुलेट किया है, कुछ याद है किसी को? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने कैलकुलेट की है जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो। देखिए, इससे आपको आसानी रहेगी ढूंढने में। ये पहले सेट में हमने किया था एक्सियस में। एक्सियस में ये क्वेश्चन नंबर 5 का था, सेट एक्सियस था, क्वेश्चन नंबर 5 का गा। इसमें लिखा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। सेम वही चीज, वही डेरिवेशन यहां पर आपको कर लेना है, इसलिए उसको अब हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत आप भी करते रहिए, तो ये आप इसको कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो वहां पर जाकर के पहले सेट में एक्सियस में क्वेश्चन नंबर 5 गा को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 में ही बेटा एक अथवा वाला पार्ट भी है। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 में अथवा वाला भाग करना है। देखें आंसर लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है। फिर गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये दो चीजें आपको इस पे करनी है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध, इसको देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा है इन्होंने कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है, इसको डिराइव नहीं करना है आपको, केवल संबंध बताना है, ठीक है। आपको याद है क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr माइनस dV अपॉन dr। तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये विभवांतर, ठीक है। जब आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा उसमें केवल रिलेशन बताना है, तो जो भी फॉर्मूले में क्वांटिटीज यूज करेंगे उनको क्लियर जरूर कर दें कि वो क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ E क्या चीज है, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, dV क्या चीज है, जहां पर E तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है उसके अनुदिश दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है ये। इसके बाद dr क्या है, दूरी है, और ये माइनस निशान क्या बताता है आपको, माइनस निशान ये बताता है कि अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो विभव का मान क्या होगा, घटता है,
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। ये ऋण चिन्ह आपको बताता है। ऋण चिन्ह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश विभव का मान घटता है। कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक, ये नेगेटिव साइन आपको शो करता है। तो ये तो हो गया। इसके बाद इसमें एक जो और छोटी सी चीज़ है उसको हमें अभी करना है, उसका मैं आर्टिकल बनाता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ये इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है कि गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बनाना है हमको। ठीक है, इसे इतने में करेंगे हम। इसको हम बाउंडेड कर देते हैं कि ये एक अलग क्वेश्चन वही है पर उसका ये एक हिस्सा अलग था, ये एक हिस्सा हमको अलग करना है। ठीक है, अब आप याद करें, सबसे पहले क्या करना है, अनंत लंबाई का एक आवेशित तार बनाना है। तो मैंने मान लिया कि ये है एक अनंत लंबाई का आवेशित तार, बहुत लंबा तार है, ऊपर भी ऐसा बहुत दूर तक है, नीचे भी बहुत दूर तक है। हमारे सामने उसका एक छोटा सा पार्ट हमको दिख रहा है, इसके ऊपर भी बहुत ऊंचाई तक है, नीचे भी बहुत दूर तक होगा क्योंकि ये तार अनंत लंबाई का है और इसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर दिया है। तो जब आप किसी भी चालक तार को आवेश देते हो तो उसको दिया गया आवेश उसमें एक समान रूप से ऐसा वितरित हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो ये बन गया एक अनंत लंबाई का आवेशित तार। अब इसकी वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए। मान लेते हैं इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और ये पॉइंट जो है वो चालक तार से आर लंबवत दूरी पर है। आप स्मॉल आर मान सकते हो, आप कैपिटल आर मान सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, हमने स्मॉल आर मान लिया है। तो इसमें से कुछ चीज़ें हमको माननी पड़ती हैं, उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे माना तार की प्रति एकांक लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा है। तार की प्रति एकांक लंबाई में आवेश कितना मान लिया हमने, लैम्डा। और आपको याद होगा प्रति एकांक लंबाई के आवेश को
रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो 1 मीटर लंबाई का आवेश अगर लैम्डा है तो 2 मीटर लंबाई का आवेश कितना होगा, 2 लैम्डा। 3 मीटर लंबाई का आवेश 3 लैम्डा, 5 मीटर का 5 लैम्डा, 10 मीटर का 10 लैम्डा, L मीटर का L लैम्डा, ठीक है। ये हमने इस पे मान लिया कि माना तार की प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश है वो लैम्डा है। इस तार से R लंबवत दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने। अब बता सकते हैं क्योंकि गॉस के नियम का यूज करना है तो ये काम हम कैसे करेंगे। सबसे पहले, हाँ बिल्कुल सही, सबसे पहले बिंदु P से होकर गुजरने वाला, इसके लिए एक सुइटेबल गॉसियन पृष्ठ जो होगा वो बेलनाकार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु P से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है, वही सुइटेबल रहेगा। तो इसके लिए किसके लिए समझ गए ना आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला, इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक। देखिए बनाते हैं, ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ यहां पर बनाएंगे और इतनी ही डिस्टेंस पर इधर भी बनेगा, ऐसे, और इधर भी ऐसे बनेगा, ऐसे। तार अनंत लंबाई का है इसलिए पूरे तार का तो हम नहीं बना सकते बेलन, हमने इतनी लंबाई का बेलन बना लिया। कितनी लंबाई का, मान लिया कि ये जो बेलन बना हुआ है ये सिर्फ L लंबाई का बेलन बना हुआ है, ये हमने मान लिया। क्योंकि तार तो अनंत लंबाई का है, पूरे तार के चारों तरफ तो हम ये गॉसियन सरफेस नहीं बना सकते क्योंकि वो अनंत लंबाई का है। तो मैंने क्या किया, केवल जितनी लंबाई का हमें ठीक लगा, उचित लगा, सुइटेबल, उतनी लंबाई का हमने ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब क्या करना होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर चेक करना पड़ेगा, ई और थीटा की सिमेट्री आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेलनाकार जो पृष्ठ होगा, थोड़ा सा इसको इमेजिन करिए कि ये जो सरफेस होगी ये कैसी होगी, ये सरफेस कर्वेचर उसमें होगा, ऊपर वाली सरफेस कैसी होगी, फ्लैट, नीचे वाली सरफेस भी कैसी होगी, फ्लैट। उसको मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं कि अगर ये आपने एक बेलन बना दिया है इस तरीके से, तो ये सरफेस कर्व्ड सरफेस रहेगी और ये सरफेस भी कैसी होगी, फ्लैट, ये सरफेस भी कैसी होगी, बिल्कुल फ्लैट होगी। तो इस तरीके की सरफेसेस यहां पर आपको मिलेंगी। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इस पॉइंट पर अगर मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं यहां पर ऐसे, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा,
एरिया वेक्टर सरफेस के लंबवत होता है बाहर की ओर, तो ये एरिया वेक्टर, इसको मान लेते हैं ds। ठीक है, सरफेस एरिया है, आप da मान सकते हो, आप ds मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे मान लो। हम इसको क्या लिखे ले रहे हैं, ds। छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए ds लिख दिया। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर की तरफ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिल्कुल ऐसे रिपेल करेगा, तो इस तरह से बाहर की तरफ बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा E। तो कर्व्ड सरफेस पर, आप पूरी कर्व्ड सरफेस पर चाहे जहां बनाओगे यही चीज मिलेगी। थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी मिलेगी आपको, 0 डिग्री। इसके बाद जो फ्लैट सरफेस है इसकी किसी एक जगह पर देखो, अगर ये हम इसका एक सरफेस ले लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, तल के लंबवत ऊपर की ओर। लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ऐसा बाहर की तरफ होगा ना, है कि नहीं। अच्छा, ऐसे ही इस फ्लैट सरफेस पर अगर आप देखोगे, चाहे यहां कहीं भी बना लो आप, इस फ्लैट सरफेस पर भी अगर मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूं ds, तो इसका एरिया वेक्टर तो बिल्कुल लंबवत होगा इसके, ऐसा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ होगा। आपने हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाई हुई हैं कि कैसी लाइन बनती है उसकी, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये सब जगह आएगा। तो इस पूरे गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ में टोटल कितनी सरफेस बनी, 3। कौन कौन सी, एक कर्व्ड सरफेस और बाकी 2 सरफेस फ्लैट सरफेस। कर्व्ड सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर E सेम है, प्रत्येक बिंदु पर E सेम है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। जो फ्लैट सरफेस है उसके भी हर पॉइंट पर E सेम है, और मतलब कहने का कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, here theta is equal to also 90 degree. So we have divided the total surface, the whole surface, into 3 separate surfaces, in which 2 surfaces are flat surfaces and 1 surface is curved surface. Okay, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके वक्राकार पृष्ठ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तथा समतल पृष्ठों पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हाँ जी, वक्राकार पृष्ठ पर एक पृष्ठ एक्स्ट्रा हो गया, ठीक, जिसके वक्राकार पृष्ठ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तथा समतल पृष्ठों पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद अब बताइए, हमने अभी तक एक स्टेप पार कर ली है, दूसरी स्टेप क्या होगी, वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है टोटल। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, देखो कर्व्ड सरफेस और 2 फ्लैट सरफेसेस के लिए निकालना है हमको, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और ये कौन से सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ
ई डॉट डी एस फॉर प्लेन सरफेस नंबर 1 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस फॉर प्लेन सरफेस नंबर 2। तो कर्व्ड सरफेस और दोनों प्लेन सरफेसेस के लिए हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप देखें कितनी वैल्यू निकलेगी इसकी। फाई ई इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस ई डी एस का फॉर ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या होगी, ई डी एस कॉस थीटा, और कर्व्ड सरफेस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0 ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस दूसरा ई डॉट डी एस प्लेन सरफेस के लिए क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस नेक्स्ट के लिए ई डॉट डी एस कॉस 90 इसके लिए भी आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात आपको? तो दोनों प्लेन सरफेसेस के लिए 90-90 कोण रहेगा। अब आप देख सकते हैं ई डी एस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहां भी कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये भी 0, ये भी 0, बाकी तो 0 हो जाएगा। केवल ये वाली स्टेप बचेगी आपकी। इसमें भी ई, क्योंकि हर जगह आप जो कर्व्ड सरफेस देखेंगे ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पर है। तो हर जगह ई कैसा है, सेम। अगर हर जगह ई सेम है तो ई कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म हम यहां से क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल ई बाहर ले लिया, cos 0 की वैल्यू 1, अंदर में क्या रह जाएगा केवल, और बाकी दोनों की दोनों स्टेप क्या हो गई, 0। किस वजह से, cos 90। ठीक है। अच्छा, अब ये ds क्या चीज है, ये जो ds है ये कौन सी सरफेस का है, कर्व्ड सरफेस का, और ये प्लेन सरफेस नंबर 1, ये प्लेन सरफेस नंबर 2। अगर ये कर्व्ड सरफेस का ds है तो आप देखो ds का मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल, लेकिन जब उस ds का हम पूरा क्लोज्ड इंटीग्रल कर देंगे, एक चीज और कि ये जो कर्व्ड सरफेस है इसमें फिर क्लोज्ड इंटीग्रल नहीं लगेगा आपका। देखो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्लेन सरफेसेस हैं वो अपने आप में क्लोज्ड नहीं है, वो तो ओपन होंगी ना। तो यहां पर क्लोज्ड मत लगाइए, फिर आप इन जगहों पर आप क्लोज्ड मत लगाइए। क्यों ना लगाइए, फिर से आप एक चीज देखें। अगर मैं ये एक लेता हूं बेलनाकार सरफेस, ठीक है, तो अगर मैं इसकी केवल कर्व वाली निकाल लूं, बाहर निकालूं, इसको मैं नहीं निकालूंगा, तो जब केवल कर्व निकलेगी तो क्या वो चारों तरफ से बंद होगी, वो तो ऊपर नीचे से खुली होगी। तो उसके लिए ये जो सिंबल क्लोज्ड सरफेस का बनता है ये बंद सरफेस के लिए बनाते हैं हम, लेकिन यहाँ पर तो कर्व्ड अलग होगी, प्लेन सरफेसेस ये बंद थोड़ी होंगी, तो इनके लिए फिर क्लोज्ड सरफेस का सिंबल नहीं बनाएंगे, सर्कल। अगर आप इसमें से प्लेन सरफेस कोई बाहर निकाल लेंगे, एक प्लेट जैसे बाहर आ जाएगी, तो क्या ये बंद होगी कहीं से, नहीं। तो इसलिए ये सिंबल आप मत बनाइए। अच्छा, ds क्या है, कर्व्ड सरफेस पर उपस्थित एक छोटा सा क्षेत्र, लेकिन जब उसमें इंटीग्रेशन लग गया इसका मतलब है पूरी कर्व्ड सरफेस का क्षेत्रफल। अब आप याद करें बेलन में ये चीज वक्र पृष्ठ कहलाती है, तो इसका पूरे का एरिया अगर हम लेंगे तो 2 पाई आर एच ये फॉर्मूला होता है। तो फाई ई इज इक्वल टू लेंगे हम ई इंटू 2 पाई आर एल, ये फाई ई की वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली स्टेप में हमको क्या करना होता है, अगली स्टेप में हमको करना होता है गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश।
तो हम ये निकालेंगे। गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश Q इज इक्वल टू, देखिए ये गॉसियन सरफेस है पूरी, इससे घिरा हुआ नेट आवेश आप देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक का चार्ज ही तो इसके अंदर होगा। क्या ये वाले चार्ज भी इसके अंदर हैं क्या? क्या ये वाला चार्ज भी इसके अंदर है क्या? तो गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ जो चार्ज है वो यहां से यहीं तक के चार्ज घिरे हुए हैं। यानी कि कितनी लंबाई के चार्ज हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर हैं? एल लंबाई के, क्योंकि एल लंबाई का गॉसियन सरफेस हमने बनाया। अब एल लंबाई में जितना भी चार्ज है चालक तार में वो गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि एल लंबाई में कितना चार्ज घिरा होगा? देखो अभी हमने बात की, यहां लिखा हुआ था एक लंबाई में आवेश कितना है, तो 2 लंबाई में, 5 लंबाई में, तो एल लंबाई में। ठीक है, तो एल लैम्डा के बराबर चार्ज उसमें से घिरा हुआ है, तो एल इंटू लैम्डा, ये हमने गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश कर लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आपने नोट ही कर लिया है, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए मैं इसी जगह कैलकुलेट करूंगा इसको। नेट आवेश निकाल लिया, इसके बाद क्या करते हैं, गॉस प्रमेय से क्या होगा? गॉस प्रमेय में फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। तो फाई ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? ये निकाली है E इंटू 2πRL, और 1/ε0 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? L इंटू लैम्डा। L से ये L कैंसल हो जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी 1/, ये 2πr उधर जाएगा तो 1/2πε0, 1/2πε0 इंटू लैम्डा अपॉन आर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा बिंदु P पर। आप चाहें तो 2 का गुणा 2 का भाग भी करवा सकते हैं। इस तरह से जब 2 का भाग करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 2 का गुणा 2 का भाग इसलिए करवा दिया गया था क्योंकि ये 4πε0 बन जाए, क्योंकि 4πε0 की वैल्यू हमको आती है, इसलिए इसको करवाया गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो आप प्लीज इससे नोट करें, इसके बाद हम जल्दी से उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में है, 2 समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले ये करना है आपको, 2 समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक। ठीक है, ये आपको करना है। और आप याद करें बेटा, इसको भी हमने अभी किसी सेट में किया हुआ है, आप देखेंगे तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए किसमें किया था,
ये पहले ही सेट में था, क्वेश्चन नंबर 8 अथवा वाला भाग था। इसमें लिखा था दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए और इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो डेरिवेशन वही वाला यहाँ पर आपको करना है, इसलिए अब मैं इसको नहीं कर रहा हूं, आप पीछे से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसी में एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है, उसको जरूर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन एक बार हम कर चुके हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में ऐसे एक फिगर बना हुआ है, एक कंडक्टर ये बना है जिसमें धारा I1 है, दैट इज 5 एम्पियर। एक कंडक्टर ऐसे बना हुआ है, इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज 1.5 एम्पियर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और एक तरफ से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी गौर से सुनिए। दो बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर है, बनी भी हुई है फिगर पे। इसमें से एक तार में 5 एम्पियर और दूसरे तार में 15 एम्पियर की धारा बह रही है। अरे 5 एम्पियर और 15 एम्पियर 1.5 ही है ना, फिगर में तो 1.5 दी गई है, लिखी है 15 एम्पियर, तो हम इसे 1.5 एम्पियर ही मान लेते हैं। दिए गए चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करिए। देखो बिंदु P पर अगर यहां से इधर की डिस्टेंस 4 है, तो इधर से ये डिस्टेंस कितनी होगी? 6 होगी। ठीक, इस डिस्टेंस को हम R1 मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम R2 मान लेते हैं। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर ये वाली करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और ये वाली करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो दोनों का बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद उनका परिणामी निकालेंगे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले R1 की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर या 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक, सबसे पहले निकालेंगे, इसको कुछ नाम दे दीजिए आप, नाम रख देते हैं M और N। तो चालक M में प्रवाहित धारा I1 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, और इसे B1 मान लेते हैं। क्या बता सकते हैं अनंत लंबाई का अगर धारावाही चालक है तो उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बनता है? μ0/2 I/r। ठीक, तो ये लिखेंगे μ0/2 या I1/r1। B1 μ0/2 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7। I1 is 5 एम्पियर, R1 is 4 इंटू 10 टू द पावर -2। सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में ये कट जाएगा और 2.5 ये, तो B1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, और इसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला। ठीक, डायरेक्शन भी बताइए इसकी क्या होगी। ये एक कंडक्टर है, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है। राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे तो करंट की तरफ थंब कर देंगे, फिर ऐसे देखिए किधर की तरफ आ रहा है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर।
तो ये होगा, और आप कैसे लिख सकते हो, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक, ऐसा। अब चालक N में प्रवाहित धारा I2 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि दोनों में करंट बह रही तो दोनों की जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। चालक N में प्रवाहित धारा I2 के कारण, चालक N में प्रवाहित धारा I2 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R2। ठीक, B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10 टू द पावर -7, I2 1.5 और R2 कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -2। इससे कैंसिल करेंगे 2 3 आर 6, फिर 3 से इसको कैंसिल करेंगे 0.5। इस तरह से B2 की वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। इसकी डायरेक्शन बताइए। इसमें करंट ऐसे है और पॉइंट यहां पर है, तो पॉइंट की तरफ उंगलियां करनी पड़ेंगी, करंट की तरफ थंब, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा मोड़ देंगे। किस तरफ आ रहा है, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो यहां पर डायरेक्शन लिख देंगे, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब आप ध्यान से देखें, इसलिए बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, तो B नेट इज इक्वल टू, देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर की तरफ है, तो परिणामी कैसे निकाला जाए, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दें, बिकॉज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो बड़ा कौन, B1 और B2 छोटा, तो इसमें हम कर देते हैं B1 माइनस B2। B1 है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, B2 है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5। जब माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। और जो नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन बताइए, जो बड़े वाले की दिशा होगी, और बड़े वाले की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद इसी में एक अथवा वाला पार्ट और भी है, उसको भी हम कर ही लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 में अथवा वाला भाग। देखिए मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है इसका उत्तर। एक धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। धारामापी को अगर अमीटर में परिवर्तित करना है तो उसके समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध आपको लगाना पड़ेगा, तो आप उसको अमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे।
धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना। मैंने क्या बताया कि धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध की निम्न प्रतिरोध, हाँ, आप अमीटर में बदलना है तो प्रतिरोध कम करना चाहते हैं ना, तो जितना कम से कम आप लगाएंगे उतना रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक, तो आप लिखेंगे धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध, ये याद रखें। अगर आपको धारामापी को अमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाएंगे, और अगर धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में लगाएंगे, उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। ठीक है, तो धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध, और इसी का नाम क्या होता है, शंट, लगाया जाता है। ठीक, ये तरीका है, याद रखिएगा इसको। इसी में एक न्यूमेरिकल भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो अब हम उसको भी कर देते हैं। आंकिक भाग, आंकिक भाग में लिखा है एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है। ये हमने मान लिया कि ये धारामापी है जी, और अमीटर में बदलना है तो इसके समांतर क्रम में ये हमको एक निम्न प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, और उसी का नाम हम रखते हैं शंट। एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है। कुछ बातें हमको दी गई हैं, पहले उसको नोट करते हैं। दिया है धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी के प्रतिरोध को हम जी से लिखते हैं, और कितना दिया गया है हमको, 5 ओम, या अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा नाप सकता है। मतलब जब इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं तो 1.5 एम्पियर करंट जाती है और पूरा स्केल का विक्षेप मिल जाता है, पूरा पॉइंट इधर चला जाता है। तो ये क्या हो गई, IG हो गई, IG 1.5 एम्पियर। मतलब 1.5 एम्पियर से ज्यादा करंट ये नाप नहीं सकेगा, क्योंकि 1.5 एम्पियर करंट देने से ही उसका पॉइंटर पूरा ऐसे चला जाता है उस साइड में दूसरी तरफ। अब अगर आप 2 एम्पियर दे भी दोगे तो उसके पास उधर जाने की जगह ही नहीं है, तो वो नहीं नापेगा। तो जिस धारा से पूरे स्केल का विक्षेप मिलता है उसे गैल्वेनोमीटर करंट बोलते हैं, IG से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। आगे, इस यंत्र को 6 एम्पियर की धारा नापने वाले मीटर में बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कितने एम्पियर की धारा नाप दे, 6 एम्पियर। तो जो धारा आप मेजर करवाना चाहते हैं वो धारा आप I से लिखेंगे, I इज इक्वल टू 6 एम्पियर। कैसे बदला जा सकता है बेटा, देखो धारामापी को मीटर में बदलने के लिए कैसे बदलोगे, तरीका तो ये लिख दिया हमने। अब बात ये आती है कि हम जो शंट लगाएंगे उसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो हम निकालना चाहते हैं बस। अच्छा, उसमें एक चीज और, प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए, अमीटर का प्रतिरोध। ऐसा करने से देखो बेटा, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये है शंट, और ये पूरा अगर मिला देंगे, कंबाइंड कर देंगे, तो ये पूरा कंबाइंड करने से क्या है, कंबाइंड करने से ये है अमीटर। ठीक, पहले हम शंट का प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, ज्ञात करना है
क्या ज्ञात करना है? दो बातें। पहले तो शंट का प्रतिरोध निकालना है, फिर अमीटर का प्रतिरोध भी निकालना है। ऐसा, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊं। जो शंट का रेसिस्टेंस होगा वो होगा आपका, हाँ आप बता रहे हैं क्या कोई? IG अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी। वेरी गुड। IG अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी, ये फॉर्मूला होता है। तो S इज इक्वल टू IG की जगह पर 1.5, I 6 है, IG अगेन 1.5 एंड कैपिटल G 5 ओम। 6 में से 1.5 चला जाएगा, 4.5 इंटू 5, ठीक। ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू आएगा 5/3 ओम। ये शंट का प्रतिरोध आ जाएगा। मतलब अगर आप 6 एम्पियर की धारा मेजर करना चाहते हैं तो 5/3 ओम का जो प्रतिरोध होगा वो शंट के रूप में गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में आपको लगाना पड़ेगा। तो उसी एमीटर से, जो कि केवल 1.5 एम्पियर करंट मेजर कर सकता था, अब वही वाला एमीटर क्या करना शुरू कर देगा? 6 एम्पियर करंट मेजर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अमीटर का प्रतिरोध भी चाहिए। अमीटर का प्रतिरोध आप थोड़ा ध्यान से देखें बेटा। अमीटर के रेसिस्टेंस को हम चाहें तो RA लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर। आप देखिए ये पूरा अमीटर है, अमीटर में गैल्वेनोमीटर और शंट बोथ आर इन पैरेलल, दोनों समांतर क्रम में जुड़े, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही तो अमीटर का प्रतिरोध होगा। तो शंट का और गैल्वेनोमीटर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। समांतर क्रम में दो प्रतिरोध लगे हैं, एक गैल्वेनोमीटर का और एक शंट का। क्या फॉर्मूला लगाए? 1/RA इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। लेकिन दो में तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, S इंटू जी अपॉन S प्लस जी। नहीं याद आया? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो दो में है तो डायरेक्ट लगाओ ना आप। फिर फॉर्मूला लगेगा S इंटू जी अपॉन S प्लस जी। S की जगह पर S का मान निकाला है हमने 5/3 और G की जगह पर 5 अपॉन S प्लस जी 5/3 प्लस 5। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा 25/3, 25/3, ये 15×5 20/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 25/20 आया, और 25/20 का कैंसिलेशन करोगे तो 55/25, 5 चौके 20, 5/4 ओम का प्रतिरोध होगा पूरे अमीटर का। जो अमीटर है उसका जो रेसिस्टेंस मिलेगा आपको वो 5/4 ओम रहेगा। और इस तरह से आपका ये सेट भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हो गया आपका? चौथा सेट हो गया XV। इसके बाद 5वें सेट को हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल से। तो फिजिक्स में इतना ही रखें, चलते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।